वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट फर्स्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उसका पार्ट 2 और व्यूअर्स यानी आप इस सीरीज की वीडियो को जितना सपोर्ट देंगे ना, उसके आधार पर हम इसके आगे के सारे पार्ट्स लेकर आते रहेंगे। इसलिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो लोग बेसब्री से पार्ट 2 का वेट कर रहे थे, चलिए आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 2। तो पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जब ली पानी में कूद गया था ना, तो जेजे ने समझा कि वो मर गया। फिर जेजे आराम से अपनी गर्लफ्रेंड किमी यानी जिसके साथ जेजे का अफेयर चल रहा है उससे मिलने के लिए एक होटल जाता है। उनका रोमांस भी होता है, लेकिन इतने में किमी का पिता आ जाता है और जेजे से कहता है कि मेरे मुकाबले में तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरी बेटी को होटल रूम में लेकर आ गए हो। किमी डर कर बाहर चले जाती है। तो वो पूछता है कि कितने दिन से चल रहा है ये सब कुछ। जेजे कहता है कि मैं किमी से प्यार करता हूँ। और दोस्तों, किमी का पिता जिसका नाम है नेल, वो पूछता है कि तुम्हारी पत्नी के मरे हुए कितने दिन हुए हैं। वो कहता है 1 महीना। अच्छा 1 महीना, और मेरी बेटी के साथ तुम्हारा अफेयर कब से चल रहा है। जेजे कहता है दोस्तों 3 साल से। ये सुनकर नेल को बहुत गुस्सा आता है और वो जेजे पर लाठी चार्ज शुरू कर देता है। तब जेजे पास ही पलट देता है दोस्तों और कहता है वैसे मेरी वाइफ को आपकी बेटी ने मार डाला था। अगर ये बात किसी को पता चली तो उम्र भर आपकी बेटी जेल में सड़ेगी, याद रखना इस बात को। ये सुनकर नेल पूरी तरह चौंक जाता है। तब दोस्तों जेजे उससे पट्टी बढ़ाता है कि आप देश के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आप अगले प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। अगर सच का खुलासा हुआ तो न सिर्फ आपकी बदनामी होगी, बल्कि प्रेसिडेंट बनने का आपका सपना भी चूर चूर हो जाएगा। इसलिए मेरा साथ दीजिए, मैं आपको अगला प्रेसिडेंट बनने में पूरी मदद करूंगा। इस तरह दोस्तों वो नेल को भी अपनी मुट्ठी में कर लेता है। दूसरी ओर ली को दिखाते हैं जो ब्रिज के नीचे वाले कचड़े के ढेर में आंखें खोलता है, यानी वो मरा नहीं जिंदा है। 1 साल के बाद दिखाते हैं कि वो एक भिखारी की तरह दर दर भटक रहा है। मेट्रो स्टेशन के कोने में एक छोटी जगह होती है, वहाँ पर ली जैसे तैसे गुजारा कर रहा होता है। बहुत बुरी हालत होती है उसकी, मतलब वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन बेचारा दिन रात सिर्फ अपने अंकल जेजे से बदला लेने की सोच रहा होता है। दोस्तों लगभग वो पागल ही हो चुका था। एक दिन की बात है, वो मेट्रो स्टेशन में एक लड़की से टकरा जाता है और ये कोई और नहीं है, ली की मौसी मोना की असिस्टेंट है जिसका नाम है पैनी। वो ली को पहचान ही नहीं पाती और कहती है सॉरी गलती से टकरा गई। कहकर वो निकलती है, लेकिन ली उसकी आवाज को पहचान जाता है और कहता है अरे मुझे पहचाना नहीं तुमने, मैं ली हूँ, तुम पैनी हो ना। लेकिन उसे विश्वास ही नहीं होता कि ली जो इतने बड़े घर का लड़का है उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। वो उसे पहचानने से इनकार करते हुए चली जाती है। असल में 1 साल पहले जब ली को जेजे से खतरा था तो इसी ने ली को बचाया था, लेकिन उसने सिर्फ इसीलिए मदद की थी क्योंकि उस वक्त ली ने उस जानलेवा वायरस का एंटीडोट ले लिया था और उसके शरीर में उस वायरस के एंटीबॉडीज बन गए थे। और पैनी बताए क्या करना चाहती थी, उसके शरीर से उसका खून निकालकर उसके जरिए एंटीडोट बनाकर पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन अब ली की हालत देखकर वो तुरंत भाग जाती है। यहाँ ली प्लेटफॉर्म पर बैठकर म्यूजिक बजाता है और कुछ लोग पैसे डालते हैं। इस तरह उसका गुजारा चलता है दोस्तों। तब एक लड़का उसे बताता है कि कुछ लोग तुम्हारी जगह से पैसे चुरा रहे हैं। ली डर कर तुरंत वहाँ पर जाता है तो कुछ आदमी उसके पैसे चुराने आए होते हैं। ली उन पर चिल्ला देता है कि मेरे पैसे चुराने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने। कहकर वो अपने पैसे उनसे छीन लेता है, लेकिन कहाँ वो उसको मारने लगते हैं दोस्तों। तभी पुलिस कार की आवाज को सुनकर वो लोग भाग जाते हैं। बेचारा ली जमीन पर पड़े पड़े अपने पैसे उठा रहा होता है। असल में दोस्तों वो अपने आंखों की सर्जरी के लिए पैसे जमा कर रहा था ताकि वो देख पाए और फिर वो जेजे से बदला ले पाएगा। तब वहाँ पर पैनी दोबारा आती है और ली की मदद करने की कोशिश करती है, पर ली को तो बहुत गुस्सा आता है कि अब यहाँ पर ये क्या करने आई है। वो कहता है तुम तो मुझे पहचानती नहीं ना, फिर क्यों आई हो यहाँ पर। पैनी माफी मांगती है और कहती है तुम्हारे खून में जो एंटीबॉडीज हैं उससे हम उस वायरस की दवा बना सकते हैं। अगर तुम हमारा साथ दोगे ना तो मैं तुम्हारी आंखों का सर्जरी भी करवाऊंगी और तुम्हारी देखभाल भी करूंगी। इस पर ली उसके साथ देने के लिए मान जाता है। वो ली को अपने घर लेकर जाती है और वहाँ पर ली का ब्लड निकाला जाता है। दोस्तों ली को जीना को देखने का ना बड़ा मन करता है। पैनी से पूछता है वो कि जीना कहाँ है। पैनी कहती है वो न जाने कहाँ चली गई और ये सुनकर ली को बहुत दुख होता है। यहाँ से जेजे को दिखाते हैं जो अमेरिका आया हुआ है। असल में नाथन जो कोरिया का बड़ा बिजनेसमैन है और जो ली का हॉस्पिटल खरीदना चाहता था ना, उसके पिता का एक औरत के साथ अफेयर था और उसके जरिए एक लड़का भी पैदा हुआ। पर नाथन के पिता का इमेज खराब ना हो इसलिए उसने उस औरत और उसके बेटे को अमेरिका भेज दिया था। ये बात जेजे को पता चली और वो अमेरिका में उनके घर आ जाता है। जेजे अंदर जाता है तो पता चलता है उस लड़के ने किसी की जान ले ली और अपनी माँ पर भी गन तान कर खड़ा होता है। तब जेजे उसको रोक कर अपने साथ लेकर आता है और कार में बैठा लेता है। इतने में पुलिस आकर उस लड़के की माँ को अरेस्ट करके लेकर जाती है। इस लड़के का नाम है एंड्रयू, यानी एंड्रयू नाथन का सौतेला भाई है दोस्तों। असल में जेजे नाथन से बदला लेना चाहता है और एंड्रयू के जरिए वो नाथन की कंपनीज पर कब्जा कर लेना चाहता है। वो एंड्रयू से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो बेटा, कोरिया में तुम्हारे पिता बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बाद उनका सारा बिजनेस तुम्हें तो संभालना है। पर एंड्रयू कहता है वो मुझे कई साल पहले छोड़कर चले गए, मेरा उनसे अब कोई लेना देना नहीं है।
वैसे आप मुझ पर इतना तरस क्यों खा रहे हैं और मुझे पुलिस से क्यों बचाया आपने? जेजे कहता है तुम रईस बाप के बेटे हो और तुम्हें जेल में सड़ना नहीं है, समझे? मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और पढ़ लिख कर तुम कोरिया अपना और अपने पिता का बिजनेस संभालना। इस तरह वो एंड्रयू को नाथन के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश में जुट जाता है। यहाँ पेनी ने जैसा ली को प्रॉमिस किया था कि अगर तुम हमें अपना खून देते रहोगे तो हम तुम्हारा आई सर्जरी करवाएंगे, उसी के मुताबिक वो ली की सर्जरी भी करवाती है। ली नहीं चाहता कि कोई उसे पहचाने, इसलिए आई सर्जरी के साथ साथ उसका फेस का प्लास्टिक सर्जरी भी करवाया जाता है। और जब उसकी पट्टी खुल रही होती है तो उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है कि मुझे एक नया चेहरा मिलने वाला है। जेजे समझ रहा है कि मैं मर चुका हूँ, पर वो नहीं जानता कि उसकी जान लेने के बाद ही मैं मरूंगा। दोस्तों, इसके 5 साल के बाद दिखाते हैं कि ली ने अमेरिका जाकर पढ़ाई की और अब नाथन की उस बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है, जहाँ पर अब जेजे एक बड़ी पोजीशन पर है। अगर ली को वहाँ जॉब मिल गई तो वो नाथन के करीब आ जाएगा और उससे और जेजे से बदला ले पाएगा। यही है दोस्तों ली का लक्ष्य। दूसरी ओर नेल जेजे की मदद से एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया है। वो भी अब जेजे को बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि ली का अब जेजे के करीब जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल बन चुका है। ली के पास बस एक ही रास्ता है कि वो किसी तरह उस कंपनी को ज्वाइन कर ले और वहाँ से अपने दुश्मनों से बदला ले। पेनी अक्सर यहाँ ली से बात करती है और उसे नाथन और जेजे के बारे में अपडेट्स देती रहती है। ली फिर पूछता है कि जिना का कुछ पता चला क्या, पर पेनी जिना के बारे में कुछ नहीं जान पाई थी। यहाँ से अब जिना को दिखाते हैं दोस्तों, जो एक मेमोरियल में खड़ी होती है। असल में जिना को बचाने की कोशिश में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, अब वो अपने मन में कहती है कि पापा, आज मेरा एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है, अगर नौकरी मिल गई ना तो मैं भाई की अच्छे से देखभाल करूंगी। मतलब दोस्तों, ये भी उसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही है जहां ली जाने वाला है। अब हमें एंड्रयू को दिखाते हैं जो अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करके कोरिया आ गया है, और उसने ये बात जेजे को नहीं बताई थी। वो रहने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है और तभी एक मकान को देखता है। दरवाजा खुला होता है तो वो अंदर चला जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर दोस्तों बाथरूम खोलता है तो जीना अंदर बैठी होती है और वो उसको डांट देती है कि क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। कहकर वो उसको खूब डांटती है तो एंड्रयू भी जल्दी बाहर चला जाता है। अब जीना बाहर आकर उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अंदर घुसने की है। एंड्रयू कहता है पर दरवाजा तो खुला था। तभी जीना बाहर बोर्ड को दिखाकर कहती है कि पढ़ना नहीं आता क्या तुमको, लिखा है कि लॉक खराब है। वो कहता है सॉरी, गलती हो गई। वैसे क्या आप यहाँ के मकान मालकिन है? जीना हाँ में जवाब देने वाली होती है कि तभी किसी के कमरे से आवाज आती है कि यहाँ बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, जल्दी आके चेक करो। और तब जाकर एंड्रयू को पता चलता है कि जीना यहाँ पर काम करती है। वो जीना से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई कमरा खाली है। जीना भी उसको एक खाली कमरा दिखाती है और एंड्रयू वहीं पर रुक जाता है। अगले दिन वो भी उसी बड़ी कंपनी में जाता है जिसका चेयरमैन उसके पिता है और सीईओ है उसका सौतेला भाई नाथन, पर सिक्योरिटी उसको अंदर अलाउ करती नहीं। एंड्रयू कहता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, शायद आप नहीं जानते मुझे। इतने में अनाउंस होता है कि चेयरमैन आ रहे हैं और दोस्तों इस पर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ चले जाते हैं। अब चेयरमैन जो एंड्रयू का अभी पिता है वो आ जाता है, उसके पीछे जेजे भी होता है। वो एंड्रयू को देखकर थोड़ा घबरा जाता है कि ये तो अमेरिका में था, यहाँ पर कैसे आ गया। चेयरमैन के जाने के बाद वो एंड्रयू से मिलता है और उसे खूब डांटता है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर कैसे आ टपके। एंड्रयू दोस्तों हंसकर कहता है कि अरे आपने ही तो कहा था कि पढ़ाई खत्म करके कोरिया आ जाना, सो मैं आ गया। जेजे कहता है कि ध्यान से सुनो, अगर किसी को पता चल गया ना कि तुम चेयरमैन के नाजायज बेटे हो तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। एंड्रयू कहता है कि मैं क्या करता बताओ, माँ भी चल बसी, मेरा अमेरिका में कोई नहीं था इसलिए यहाँ पर आ गया। जेजे कहता है कि ठीक है अब आ ही गए हो तो कल इस कंपनी में शैडो एजेंट की पोजीशन के लिए एग्जाम होगा, तुम भी आ जाना। अगर जॉब मिल गई तो तुम चेयरमैन यानी अपने पिता के करीब आ पाओगे। कहकर वो एग्जाम क्वेश्चंस के आंसर भी उसे पकड़ा देता है। अगले दिन कैंडिडेट्स एग्जाम देने आते हैं। पेनी ली को भी वहाँ पर लेकर आती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है तो एक लड़की से टकरा जाता है और उस लड़की के बुक्स गिर जाते हैं। वो उसको खूब डांटती है कि इडियट दिखाई नहीं देता क्या, लेकिन उसकी आवाज को सुनकर वो चौंक जाता है क्योंकि ये जीना की आवाज है। असल में उसने बिल्कुल ठीक पहचाना था, लेकिन पहले तो वो देख नहीं पाता था और उसने कभी जीना को देखा ही नहीं था। वो जीना को बहुत देर देखते ही रह जाता है। जीना पूछती है कि आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो, अंधे हो क्या? इतने में एंड्रयू वहाँ पर आ जाता है जो खुद भी एग्जाम देने आया है। वो जीना का नाम पुकार कर कहता है कि अरे आप मुझे छोड़कर क्यों आ गई? यहाँ दोस्तों एक और ट्विस्ट सामने आता है कि जीना ने अपना नाम बदल लिया था और उसी नाम से एंड्रयू से पुकारता है। और अब ली और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आवाज तो एकदम जीना की लग रही है, लेकिन एंड्रयू ने उसे किसी दूसरे नाम से पुकारा। तो इतने में जीना एंड्रयू पर बरस पड़ती है कि तुम होते कौन हो मेरे साथ घूमने वाले? जान पहचान हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर चलूं, जाओ यहाँ से। ये करके वो एंड्रयू को डांट कर भगा देती है। अब दोस्तों ली को लगता है कि शायद इसकी आवाज जीना जैसी है, पर ये कोई और ही होगी। जीना भी ली को नहीं पहचान पाती क्योंकि ली ने अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी जो करवाया था। यहाँ से सीधे एग्जाम हॉल को दिखाते हैं जहाँ ली, जीना और एंड्रयू तीनों एग्जाम दे रहे होते हैं। अब क्योंकि एंड्रयू को तो सारे आंसर्स पहले से मिल चुके थे, वो फटाफट लिख रहा
होता है। ली भी जल्दी खत्म कर लेता है, लगता है उसने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। ली बाहर आता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो एग्जाम देने आई है। बारिश की वजह से वो बाहर नहीं जाती। तब ली छाता खोलता है और कहता है चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, पर वो बात नहीं करती और बारिश में चली जाती है। इस पर एंड्रयू आकर कहता है कि सिर्फ लड़कियों को छाता देते हो क्या, मेरे साथ भी जरा शेयर कर लो। कहकर वो ली के साथ छाते के अंदर आ जाता है और दोनों वहां से निकलते हैं। अब एक तरफ तो ली को उस पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और जीना पास भी हो गई है। वो रोने लगती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पास हो जाएगी। फिर खुशी के मारे वो नाचने लगती है। यहाँ कंपनी के चेयरमैन का बेटा यानी नाथन, उसका असिस्टेंट और जेजे की मीटिंग होती है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे खबर मिली है कि हम जिस नई जॉब के लिए हायरिंग कर रहे हैं उसमें कुछ स्पाइस भी थे जिन्होंने एग्जाम दिया था और हमें किसी तरह उनको इंटरव्यू से निकालना होगा, इसलिए हमें लाई डिटेक्टर टेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर बस दोस्तों जेजे घबरा जाता है, क्योंकि अगर एंड्रयू पकड़ा गया तो जेजे तो बुरी तरह फंस जाएगा। यहाँ से दिखाते हैं कि इंटरव्यू होने वाला है और ली, जीना और एंड्रयू और वो नई लड़की जिसका नाम रोशी है, ये सब इंटरव्यू के लिए आते हैं। सबसे पहले रोशी का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि क्या तुम एक देशभक्त हो? वो कहती है हाँ। लाई डिटेक्टर में दिखाता है कि वो सच बोल रही है। अगला सवाल होता है कि तुम इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? रोशी कहती है ये कंपनी हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है और इस कंपनी को ज्वाइन करके मैं इसे और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस देश की उन्नति में मेरा अहम योगदान रहे। लाई डिटेक्टर भी दोस्तों यही दिखाता है कि ये सच बोल रही है और इस आधार पर वो रोशी को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जीना की बारी आती है। वो थोड़ा डर रही होती है क्योंकि उसने अपना नाम चेंज कर लिया था, लेकिन वो पूछते हैं कि तुम्हारा इस कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद है? जीना सच बता देती है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं इस नौकरी के लिए आई हूँ। लाई डिटेक्टर में भी ये क्लियर हो जाता है। जेजे पूछता है कि तुम्हारा चेहरा मुझे देखा देखा सा लग रहा है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं क्या? अब अगर दोस्तों जीना ना कहेगी तो लाई डिटेक्टर पकड़ लेगा। तो वो कहती है कि हाँ मैं आपसे कई बार मिली हूँ, आप एक लॉयर है ना, मैं कोर्ट में आपसे मिली हूँ। ये भी सही जवाब है। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी ना? अब जीना अपने पापा के बारे में सोचने लगती है। असल में उस दिन जब जीना लैब में बेहोश होकर गिरी थी ना, तो उसके पापा ने उसको बचाया था, लेकिन वो खुद इन्फेक्ट हो गए थे, जिस वजह से कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। ये सब कुछ सोचते हुए जीना कहती है हाँ मेरे पापा चल बसे, अब मैं अपने भाई की देखभाल करती हूँ, इसीलिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो लाई डिटेक्टर दिखाता है कि ये भी सच है और वो जीना को कर लेते हैं सिलेक्ट। फिर बारी आती है दोस्तों एंड्रयू की। उसको देखते ही जेजे की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अगर ये यहाँ कोई उठपटांग जवाब देगा तो बस पकड़ा जाएगा। ऊपर से वो चेयरमैन का नाजायज बेटा ही नहीं, यहाँ बैठे नाथन का सौतेला भाई भी है। नाथन पूछता है तुम तो अमेरिका में पढ़े हो राइट, फिर कोरिया में नौकरी क्यों करना चाहते हो? एंड्रयू कहता है मेरी माँ यहीं से है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे और मेरी माँ को अमेरिका भेज दिया, हमें कभी देखने तक नहीं आए। मेरी माँ चल बसी तो मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। नाथन पूछता है तो क्या तुम अपने पिता से बदला लेना चाहते हो? जेजे चौंक जाता है कि अब ये क्या कहेगा, पर एंड्रयू कहता है कि हाँ मैं बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें ठेस पहुंचाकर नहीं, बल्कि एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी ज्वाइन करके उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ। ये भी एक तरह का बदला ही है। लाई डिटेक्टर भी दोस्तों इसको क्लियर कर देता है। उन्हें एंड्रयू का जवाब काफी इम्प्रेस कर देता है और वो उसको कर लेते हैं सिलेक्ट। चलिए अब ली की बारी आती है, तो वो सबसे पहले जेजे को देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन शांत बैठा होता है। नाथन उसके सर्टिफिकेट्स देखकर कहता है तुम्हारा नाम इसमें कुछ बदला सा लग रहा है। अब ली को सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अलग ही ढंग से सच बताता है। कहता है बचपन में एक दुर्घटना में मैं लगभग मर गया था, पर मैं जिंदा बच गया। मुझे लगा कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे नाम की वजह से हैं, इसलिए मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और अमेरिका जाकर खूब पढ़ाई की। अब मैं अपने देश लौटा हूँ इस उम्मीद से कि एक अच्छी कंपनी में जॉब करके लाइफ में आगे बढ़ूंगा। आखिर दोस्तों ली भी सिलेक्ट हो जाता है। तो अब सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए दूसरी जगह भेजा जाता है। ली के पास अब ना एंड्रयू बैठा होता है और जीना दूसरी सीट पर बैठी होती है। सब बड़े खुश दिखते हैं। एंड्रयू जीना को ही देख रहा होता है तो ली कहता है मुझे घूर क्यों रहे हो तुम? एंड्रयू कहता है तुम्हें कौन घूर रहा था, ऐसी भी खूबसूरती नहीं है तुम में कोई। ली भी कह देता है कि तेरा चेहरा देखकर लगता नहीं कि तू अपने दिमाग के बल पर एग्जाम पास किया होगा। हाँ, एंड्रयू कहता है मेरा चेहरा ही ऐसा है, लेकिन देख लेना तुम एग्जाम में मैं फर्स्ट आऊंगा। फिर वो ट्रेनिंग वेन्यू पहुंच जाते हैं, जो कि एकदम बिग बॉस का घर होता है दोस्तों। जीना पूछती है क्या लेडीज जेंट्स सब साथ रहेंगे यहाँ पर? इंचार्ज कहती है हाँ, लेकिन बाथरूम अलग अलग होंगे और ट्रेनिंग खत्म होने तक तुम लोग यहीं पर रुकोगे। 4 बजे सबकी एक मीटिंग होगी, फ्रेश होकर आ जाना। ये लोग भी तैयार होकर आ जाते हैं। अब ये है इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, जिसका नाम है मोजो। यही इनको ट्रेन करने वाला है दोस्तों। वो बताता है कि शैडो एजेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेनिंग के अंत में आप में से हम सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, इसलिए सबको अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि हम बेस्ट 3 को ही सिलेक्ट करेंगे। फिर वो स्क्रीन पर एग्जाम की रैंकिंग्स दिखाते हैं, तो नंबर 1 पर होता है एंड्रयू, 2 पर होता है ली और जीना 40th नंबर पर, यानी लास्ट रैंक पे। एंड्रयू ली को एक नजर देख लेता है कि देखा मैंने कहा था ना कि मैं फर्स्ट आऊंगा।
मोजो कहता है कि देखो, जो फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दोनों में फर्स्ट 3 रैंक में आएंगे उनको ही हम सिलेक्ट करेंगे। फिर सभी अपने रेजिडेंस में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सबको जल्दी उठा दिया जाता है और फिजिकल ट्रेनिंग हो जाती है शुरू। लेकिन ली और एंड्रयू तो जमकर ट्रेन होते हैं, लेकिन जीना उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। हर एक्टिविटी में वो लास्ट आती है। रोशी भी काफी अच्छा कर रही होती है। दूसरी ओर जेजे फिजिकल ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस को देख रहा होता है और ली को देखकर उसे चिढ़न होती है कि ये कौन है जो हर एक्टिविटी में फर्स्ट आ रहा है। वो कैसे भी करके अब ली को बाहर और एंड्रयू को फर्स्ट करवाना चाहता है। इसके लिए दोस्तों वो एक प्लान बनाता है। तो होता यह है कि शाम को सभी आराम कर रहे होते हैं तो ली अपना सूटकेस खोलता है जिसमें एक नया पेन होता है। ली की समझ में आता नहीं कि ये किसने रखा होगा। वो पेन को खोलता है तो अंदर कैमरा होता है। अब यहाँ ली को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन इतने में जेजे कुछ आदमियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। ली समझ आता है कि उसे ट्रेनिंग से निकालने के लिए उसका अंकल जेजे ही ये चाल चल रहा है। जेजे कहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर कोई स्पाई है। सब अपनी चीजें वैसे की वैसे रख दो और दूर हटो। हमें चेक करना है कि कोई अपने साथ कुछ कैमरा वगैरह लेकर तो नहीं आया। अब ली पेन को छुपाना चाहता है, लेकिन इतने में चेकिंग शुरू हो जाती है और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। मतलब दोस्तों, जेजे ने ही ली के सूटकेस में ये पेन छुपाया था ताकि ली को स्पाई बताकर वो इसे ट्रेनिंग से निकाल दे। वो ली का सूटकेस खोलते हैं और दिखाते हैं कि सीरीज का यहाँ पर पार्ट 2 खत्म हो गया है। तो मॉन्स्टर सीरीज के पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ही। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए। टाटा, गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।